डी एंड एफ ब्लॉक में कुछ कुछ चीजें कल हम लोगों ने करी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था और क्या किया था, रेडियस के बारे में बात करी थी और एक ब्रीफिंग करी थी कहाँ कहाँ पे होते हैं, क्या क्या चीजें हैं, है ना। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, है ना। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी लिखवाई थी, कुछ नोट करवाया था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में बच्चों, ऑफलाइन ऑनलाइन। जनता जनार्दन, कात्यायनी जी, कात्यायनी बोलिए। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या बताया था कल? कल तुम नहीं थी? मान्या बोलिए। हंसराज, मैम जिसमें ईएनसी फैक्टर जो होता है और स्ट्रेनिंग फैक्टर फिर डोमिनेट करता है इंटरप्रेट ऊपर, तो उससे क्या क्या होगा, क्यों बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, क्यों बोलते हैं लेंथेनॉइड? भूवी, रेडियस पे ज्यादा फर्क? हर्ष बताना चाहते हैं, जोर से बताइएगा हर्ष। बोलो, अच्छा तुम बोलो तो सही। के बीच में रहता है तो उसकी वजह से जो शेयरिंग इफेक्ट वो बढ़ जाता है और शेयरिंग इफेक्ट बढ़ने के बाद रेडियस सेम रहता है। अपन एकदम समरी में ऐसे बोल सकते हैं कि सिग्मा में कोई इंक्रीज होगा सब में, पर जेड इफेक्टिव होती है जल्दी इंक्रीज नहीं होता, इससे प्लस लिख सकते हैं वन वर्ड। हाँ तो बताओ तो वन वर्ड में क्या लिख रही? ये गलत है, क्यों जेड इफेक्टिव क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ बताया था? जिरकोनियम और हाइफनियम में बताया था ना। जिरकोनियम हाइफनियम में देखा जाता है, तो जिरकोनियम और हाइफनियम में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर शायद 40 होता है और हैफनियम का 72 होता है, तो प्रोटॉन कितने बढ़ गए? 32 प्रोटॉन बढ़ गए, तो क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ेगा? हेडिंग डालो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहे हैं, लिख लो पेन पर। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां पे देखा गया? आफ्टर लेंथनम। This effect is seen after lengthenum. lengthenum के बाद ही देखा गया ये इफेक्ट। नाम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसीलिए बोला गया है क्योंकि लेंथेनम के बाद ही देखा गया है ये वाला इफेक्ट। क्या बात हुई थी इसमें? इसमें बात होती है कि जब आप 3D से जाते हो 4D में और 4D से जाते हो किसमें? 5D सीरीज में, तो आइडियली क्या हो रहा है? 3D से 4D, 4D से 5D में जाते हैं, तो इन जनरली होना क्या चाहिए था? ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इन जनरली तो ये होता है कि रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन हमने देखा आफ्टर लेंथनम, और सब में नहीं देखा जाता है, कुछ एलिमेंट में कुछ सेट है उसी में देखा जाता है, और ऑब्जर्व हुआ था आफ्टर लेंथनम, इसलिए बोला गया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
तो देखा तो ये गया कि 3D और 4D में तो डिफरेंस दिखाई दे रहा है रेडियस का, मतलब 3D से ज्यादा किसकी रेडियस है, 4D की। लेकिन जब 4D और 5D की बात करें तो यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या दिख रही है आपको, अप्रॉक्स सेम दिख रही है, ऑलमोस्ट सेम रेडियस मिलता है किसका किसका, 3D और 4D और 5D का। तो इसका क्या रीजन है, अगर हम लोग बात करें कि 4D में है जिरकोनियम और नीचे आता है 5D में हैफनियम, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर 40 था ना, और हैफनियम का कितना होता है 72। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो आउटर शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, लिख लो जरा इनका आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन। आउटर शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, किसकी आवाज है, अगर हम लोग बात करें दे रखा है कहीं, जिरकोनियम का तो लिख लोगे 40 का, है ना, 40 के बाद किसका आता है, जिरकोनियम का कितना है, 5s2, डीवी को नहीं दिखाओगे, 4D में कितने, 42 है, और हैफनियम में क्या होना चाहिए, जिनॉन आ जाएगा 6s2, और क्या आएगा यहाँ पे 5D2, और 4f के कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 14। देख पा रहे हैं, जोड़ के देख लीजिए, 40 72 कंप्लीट है, देख लें जल्दी से, ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं। 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 54 कितना हो गया 72 होता है। ऊपर देख लो क्रिप्टन कितना होता है 36, 36 + 4 40, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक में 32 प्रोटॉन का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 32 प्रोटॉन का अगर डिफरेंस है तो इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो 32 यूनिट से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब हम जिरकोनियम से कहां पे जाते हैं, हैफनियम पे, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ना चाहिए, ठीक। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे बीच में आ गए 4f के 14 इलेक्ट्रॉन, 4f के क्या आ गए 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से रेडियस होनी चाहिए थी कम, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन बीच वाले 4f के 14 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये अच्छी शील्डिंग कॉज करते तो शील्डिंग की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता, तो रेडियस को बढ़ना चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर तो काम कर रहा था अच्छे तरीके से, लेकिन ये जो f इलेक्ट्रॉन है ये पुअर शील्डर होते हैं, मतलब न्यूक्लियस को पूरे तरीके से शील्ड नहीं करेंगे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा। तो इसके डोमिनेशन से क्या होगा, जो ऊपर से नीचे आने में रेडियस बढ़नी चाहिए थी वो रेडियस बढ़ेगी नहीं, ऑलमोस्ट क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। क्लियर है बात, इतनी कम नहीं होती है, सिमिलर सी रहती है। अब ये जो 4f इलेक्ट्रॉन है, ये जो 4f इलेक्ट्रॉन है, इनकी पुअर शील्डिंग होती क्यों है, देखो ध्यान से समझो। 4f इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग होती क्यों है, दो ही इफेक्ट काम करते हैं, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो रेडियस डाउन जाती है, और अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पे 4f इलेक्ट्रॉन आ गए, और जो f ऑर्बिटल होता है, इस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो शेप बहुत लार्ज होता है, बड़ा शेप होता है। शेप कैसा होता है इसका, लार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स शेप होता है एक तो, दूसरा इसका शेप कैसा होता है, लार्ज होता है। अगर किसी ऑर्बिटल का शेप लार्ज होगा, मान लीजिए कोई ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन इतने एरिया में है, ठीक है, और कोई ऑर्बिटल है मान लीजिए उसमें इलेक्ट्रॉन इतने बड़े एरिया में, सपोज एक एग्जांपल बता रही हूं ऐसे, ये इतने छोटे एरिया में और ये क्या है, बड़े एरिया में फैले हुए हैं। एफ ऑर्बिटल का शेप बड़ा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफ्यूज्ड होते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़े एरिया में डिफ्यूज्ड होंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर बड़े एरिया में डिफ्यूज होगा तो सीन क्या बनेगा, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास मान लीजिए 72 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 72। यहाँ पे भी मान लो 72 प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस है। अगर इलेक्ट्रॉन अच्छे तरीके से इसको शील्ड करेंगे, शील्ड करने का मतलब छोटे से एरिया में है, वो अच्छे तरीके से कवर अप कर लेंगे इसको। अगर अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं न्यूक्लियस को, तो इसको आप बोलोगे गुड शील्डिंग। जो किस इलेक्ट्रॉन के थ्रू होती है, S और P अगर होते हैं इलेक्ट्रॉन तो उनके थ्रू कैसी शील्डिंग होती है, अच्छी शील्डिंग होती है, क्योंकि S और P का जो शेप होता है वो छोटा होता है। अगर F ऑर्बिटल है तो F ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, बड़ा होगा। बड़े होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूर दूर होंगे, दूर दूर फैले हुए हैं। दूर दूर अगर फैले हुए हैं तो ये जो न्यूक्लियस 72 प्रोटॉन का चार्ज लेके बैठा हुआ है, ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे ये अच्छे तरीके से स्क्रीन नहीं कर पाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन अगर दूर दूर फैले हैं तो न्यूक्लियस को अच्छे तरीके से स्क्रीन नहीं कर पाएंगे। स्क्रीन नहीं कर पाएंगे तो न्यूक्लियस आराम से अपने 72 प्रोटॉन का चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आराम से अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर यही कोई sp के इलेक्ट्रॉन होते तो sp के इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ज्यादा एरिया में फैले हुए नहीं होते हैं, तो ये न्यूक्लियस को अच्छे तरीके से कवर अप करते हैं, शील्ड करते हैं। और अगर शील्ड कर देंगे तो इस न्यूक्लियस का फोर्स इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे कम लग पाएगा। यहाँ पे इस न्यूक्लियस का फोर्स आउटर इलेक्ट्रॉन पे आराम से अच्छे तरीके से अप्लाई होता है, बिकॉज these electrons are poor shielders. F के इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पुअर शील्डर्स। अगर ये शील्ड अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं न्यूक्लियस को तो यहाँ पे क्या होगा, शील्डिंग अच्छे तरीके से नहीं होगी, तो ये 72 प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन पे लगेगा और वो रेडियस को कम करेगा। तो क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो शेल का नंबर भी बढ़ रहा है, तो रेडियस तो बढ़नी चाहिए थी, ठीक, लेकिन रेडियस बढ़ेगी नहीं, ऑलमोस्ट क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। सिमिलर रहने का रीजन क्या है, एफ की पुअर शील्डिंग। ये पॉइंट याद रहेगा आप लोगों को। अगर आपसे कोई पूछे एफ पुअर शील्डिंग करता क्यों है, लार्ज इन साइज, इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्यूज्ड इन लार्ज एरिया, सो दे कैन नॉट shield 72 proton or so they cannot shield nucleus properly। और अगर S और P के इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनका जो ऑर्बिटल का एरिया इस तरीके का होता है, वॉल्यूम इस तरीके का होता है कि अच्छे तरीके से शील्ड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, शील्डिंग अगर अच्छी होगी तो शील्डिंग हो गई तो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे उतना फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाता है तो क्या होगा, फिर तो रेडियस को क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट।
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अच्छे तरीके से बता लेंगे, आप एक्सप्लेन कर लेंगे। एनसीईआरटी में इसके जो जो केसेस दिए होंगे उनको मार्क करके, जैसे मैंने एक केस बताया आपको जिरकोनियम और हाइफनियम का, जो जो केस दिए होंगे उनको आपको मार्क करके याद रखना है किसमें देखा गया है। आफ्टर लेंथेनम है इसलिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नाम दिया। ठीक, क्लियर जी। रेडियस का लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट पे तो कमी होगी। हाँ। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कितने पॉइंट करा दिए थे, 2 या 3? ये तो कल ही कर लिया था, ये तो एक्सप्लेन करके। ये स्लाइड नोट हो गई है, फर्स्ट स्लाइड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। दूसरी करनी है तो कर लो, तीसरी करनी है तो कर। मुद्दे की बात वही है ना? हैफनियम का 5th है, जिरकोनियम का 4th है, तो पीरियड होगा ना, ऊपर से नीचे आ रहा है। 5th वाले में, हाँ 4D सीरीज में बोल रहे हो या 5D सीरीज में? 5D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाएंगे। इन जनरल ट्रेंड तो यही है, देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेंसिटी। डेंसिटी डिस्कस कर रहे हैं ट्रांजिशन मैटर। डेंसिटी देखो, डेंसिटी वैसे क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम होती है। 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास के ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब मास अगर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करनी चाहिए। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए, है ना। वॉल्यूम कब इंक्रीज करेगा, अगर रेडियस बढ़ा दो, अगर रेडियस बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना। एलिमेंट की अगर रेडियस बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी भी कम। ठीक है, अब मास वाले फैक्टर को देख लो। मास की अगर बात करो तो मास तो आपका एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मास भी बढ़ता जाएगा, है ना। एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है तो मास भी क्या होगा, एटॉमिक वेट भी तो बढ़ेगा। तो यानी कि अगर एक एलिमेंट से दूसरे पे जाते हो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे इस सीरीज में वैसे वैसे क्या होगा, मास तो बढ़ना ही है। ठीक, अब कौन सी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, मेजर वे में वॉल्यूम की बात करेंगे हम। ठीक, तो वॉल्यूम की अगर बात करो तो जहां पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा वहां पे रेडियस सबसे ज्यादा बढ़ेगी, और वहां पे वॉल्यूम हाई है तो रेडियस भी हाई है, या रेडियस हाई है तो वॉल्यूम भी हाई है, और डेंसिटी क्या हो जाएगी वहां पे, लो हो जाएगी। जैसे 3D की बात कर लेते हैं, 3D सीरीज की बात करते हैं, रेडियस की। 3D सीरीज की अगर रेडियस की बात करो
तो 3D सीरीज में रेडियस का कुछ ऑर्डर किस तरीके का आया था? पहले शुरू से अगर हम लोग देखें तो पहले रेडियस कम हुई थी, फिर कुछ कांस्टेंट सी हो गई थी, और फिर उसके बाद जिंक पे जाकर के थोड़ी सी बढ़ गई थी। जिंक पे जाकर के रेडियस क्या हो गई थी? थोड़ी सी बढ़ गई थी। यहाँ पे मान लो स्कैंडियम है ना, बीच में बहुत कम बढ़ी थी, जो इंक्रीमेंट था वो क्या था? काफी कम था। तो अगर हम बात करें, अगर नॉर्मल ट्रेंड देखो तो नॉर्मल ट्रेंड में क्या होना चाहिए? नॉर्मल ट्रेंड में क्या होना चाहिए? यहाँ से अगर मिड तक आप आ रहे हो, लगभग लगभग कहाँ तक आते हैं हम लोग? क्रोमियम तक मान लो आ रहे हो, तो क्रोमियम तक रेडियस क्या हो रही है? आर डिक्रीज कर रहा है। आर डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? बोलो भाई, बढ़नी चाहिए, है ना, इस फैक्टर से। फिर अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, किसकी डेंसिटी सबसे कम है, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। मैक्सिमम वाले फैक्टर तो आपको पता लग गए, लेकिन डेंसिटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अगर हम लोग बात करें इसमें, आई थिंक लिख लीजिए, जिंक की डेंसिटी लो होती है। लास्ट वाले जो एलिमेंट है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीनों की डेंसिटी क्या आएगी? लो आ जाती है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्योंकि रेडियस क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। हाँ, नीचे एक और आएगा, इन तीनों की बात कर रहे हैं मेजर में। और Hg की तो डेंसिटी इतनी कम होती है कि Hg कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है रूम टेम्परेचर पे? बोले बच्चों, Hg सॉलिड स्टेट में नहीं, कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होगा? लिक्विड। हाँ, रेडियस से रिलेशन तो है, रेडियस का रिलेशन तो है। एक पॉइंट और लिख लो इसमें, ये नोट हो गया, जिंक कैडमियम मरकरी वाला पॉइंट नोट करना था। एक पॉइंट और नोट करो इसमें। चैप्टर कैसे चलेगा? पॉइंट्स में चलेगा। लिख लीजिए 4D एंड 5D, 4D and 5D have higher density than 3D. 4D 5D की डेंसिटी क्या है? 3D के कंपैरिजन में। अगर हम लोग बात करें इसमें, तो ऑस्मियम की डेंसिटी हाईएस्ट होती है। OS ऑस्मियम की डेंसिटी क्या होगी? ऑस्मियम की डेंसिटी क्या होगी? हाईएस्ट। रेडियस, हाँ, रेडियस बढ़ रही है 4D और 5D में, मास इंक्रीज कर रहा है, दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। कुछ चीजें तो लॉजिकल प्रूफ होती हैं, कुछ चीजें क्या होती हैं फिर हमको नहीं, इलॉजिकल तो नहीं होता है, लेकिन फिर वो अलग केस के लिए अलग चीज याद करनी पड़ती है। नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट
मेल्टिंग पॉइंट की बात कब होती है, किसके लिए होती है? सॉलिड के लिए करते हैं हम लोग। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं सॉलिड के लिए। मेटल्स कौन से हैं अपने? ट्रांजिशन मेटल की बात हो रही है, ठीक। ट्रांजिशन मेटल में जो बॉन्ड होंगे वो होंगे मेटेलिक बॉन्ड। किस तरीके के बॉन्ड बनेंगे? मेटल मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। और ये जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो उस केस में ज्यादा अच्छा बनेगा जिस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। मेटेलिक बॉन्ड कहाँ पे अच्छा बनेगा? गुड मेटेलिक बॉन्ड, या स्ट्रॉन्ग बोल दो, अच्छा मेटेलिक बॉन्ड। क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? आपको क्या बताया था? मेटेलिक बॉन्ड में सिस्टम कैसा होता है? M प्लस M प्लस M प्लस, ढेर सारे M प्लस क्या होते हैं, और बीच में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है, ये जो सिस्टम होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलते हैं इसको। मेटल्स में ये मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और इस तरीके का सिस्टम। हाँ मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है ना, सॉलिड को ही मेल्ट करेंगे, लिक्विड को थोड़ी करेंगे। मेटेलिक बॉन्ड, अच्छा मेटेलिक बॉन्ड किसमें होगा? जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये बात डिपेंड कर रही, ठीक। तो देखते हैं किसमें किसमें कितने हैं। ये नोट हो गया, ये स्लाइड तो आगे बताएं। स्कैंडियम से लेते हैं टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर क्या था? क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, अब देखो स्कैंडियम में सिस्टम क्या होता है? 3D1 होता है ना, 4s2 होता है 3D1। तो यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। यहाँ पे क्या सिस्टम होता है? 3D2 4s2, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। ये वाले में सिस्टम है 3D3 4s2, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। क्रोमियम में देख लो, क्रोमियम में एक्सेप्शन होता है, तो क्या आता है? 3D5 4s1, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 बन गए, ठीक। फिर ये वाले को देखो, Mn को क्या बनता है? 3D5 4s2, यही तो बनता है, सही लिखा है मैंने। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 बनेंगे क्योंकि S तो पेयर दिख रहा है यहाँ पे। इसमें क्या है सिस्टम? 3D6 4h2, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए ना, 5 में 6 बढ़ती है तो। कोबाल्ट में कितना हो जाएगा? 3D7 4s2। सबको बात समझ में आ रही है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे देख रहे हैं? निकेल में 3D8 4s2, तो कितने बन गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 बनेंगे ना, 8 है, 5 में बढ़ने तो 5 बढ़ दिया, फिर 3 और बढ़ दिया तो 2 ही बचेंगे। कॉपर में कितने हो गए? कॉपर का सिस्टम होता है 3D10 4s1, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। और जिंक में 3D10 4s2, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0। देखो ध्यान से, अब अगर इस पूरे सिस्टम को देखो आप, तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दिखाई देते हैं? क्रोमियम में। तो क्रोमियम का क्या होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट, इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए, हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और मैंने आपको बताया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर के साथ क्या चीज बढ़ेगी? मेटेलिक बॉन्डिंग। तो हाईएस्ट क्या होना चाहिए इसका?
मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और होता भी है। ठीक, क्लियर है बात यहाँ तक? अगर यहां से देखो तो 1 2 3 फिर 6 हुआ है ना, तो यहाँ पे इंक्रीज आना चाहिए। बोलो बच्चों, यहां से यहां तक क्या होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए। कोई दिक्कत बोलिए? यहां तक इसी तरीके का ट्रेंड है। बनाते हैं ग्राफ, ये नोट कर लो तो ग्राफ बने। ऑनलाइन बच्चों क्लियर हो रही है बात? यस मैम। जल्दी जल्दी नोट करो। कॉन्फ़िगरेशन ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा है, फटाफट नोट करो। खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो ग्राफ बना लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ है, इधर है। 3D सीरीज के एलिमेंट की बात हो, अगर शुरू करो स्कैंडियम से, तो स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक बढ़ता है। ये स्कैंडियम का है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक क्या होगा? बढ़ेगा। स्कैंडियम से क्रोमियम तक क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। फिर उसके बाद सडनली एकदम से मैंगनीज में डिप आ जाता है। मैंगनीज यहाँ पे है, स्कैंडियम से भी कम आता है, तो इसका रीजन समझते हैं। सडनली क्या होता है? मैंगनीज का लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि वीक मेटेलिक बॉन्ड हो गया, है ना। मेटेलिक बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, अच्छी मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अगर मेटेलिक बॉन्ड वीक हो गया तो क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। Mn का मेल्टिंग पॉइंट एकदम सडनली स्कैंडियम से भी कम है ना। ग्राफ में डिप आता है, तो क्यों आता है? देखो ध्यान से। Mn का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बना था? 3d5 4s1 था या 4s2 था? बोलो जल्दी। हाँ, ये क्रोमियम का था ना, ये 4s2 था। ठीक, अगर ध्यान से देखो ये तो फुल फिल है ना, और ये कौन सा सिस्टम बन गया? हाफ फिल। तो जब इस तरीके का स्टेबल सिस्टम हमें मिल जाता है ना किसी एलिमेंट का, तो स्टेबल सिस्टम क्या होता है? बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करता, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ट्राई नहीं करता। तो बनेगा बॉन्ड क्रोमियम में, क्रिस्टल में, लेकिन उतनी अच्छी मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं होगी। नॉट ट्राई टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि जब सिस्टम स्टेबल है तो बहुत बॉन्ड बनाने की कोशिश क्यों करेगा? नहीं करेगा। और अगर बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करेगा, वीक मेटेलिक बॉन्ड अगर बन रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बॉन्ड वीक है तो उसको मेल्ट करना इजी है। क्लियर है बात यहां तक? देखो कहा क्रोमियम में 3d5 था, 4s1 था, हाफ हाफ फील्ड थे, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर देखो तो कितने हो गए थे उसमें?
6 हो गए थे, उसमें भी 1 अनपेयर्ड और डी में भी 5 अनपेयर्ड, 6 का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया। 6 का सिस्टम बन गया तो वहां पे क्या देखा गया, मेल्टिंग पॉइंट हाई देखा गया। अब यहाँ पे देखिए हर्ष कह रहे हैं कि मैम क्रोमियम में भी तो 3d5 4s1 का सिस्टम था, यही कह रहे हैं ना, ये हाफ फिल्ड है और ये क्या है, ये भी हाफ फिल्ड है, तो दोनों ये भी स्टेबल है। यहाँ पे सिस्टम क्या मिला, ये फुल मिल गया, थोड़ा सा ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई, और ये 3d5 का सिस्टम मिल गया, है ना। 3d5 के सिस्टम में अब इस हिसाब से सोचो तो इसका भी कम होना चाहिए था, ये भी स्टेबल काइंड ऑफ सिस्टम है ना। लेकिन mn में क्या होता है, mn में स्पेशली देखा गया कि mn का जो मेटेलिक बॉन्ड है वो क्या है, वीक है, नहीं बन रहा है स्ट्रॉन्ग, जितना कि क्रोमियम बना। फिर Mn से जैसे ही आयरन की तरफ जाते हो, Mn से जैसे ही आयरन की तरफ गए आप, तो आयरन में सिस्टम क्या बन रहा है, 3d6 4s2 का बन रहा है, अनस्टेबल सिस्टम बन गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 मिल गए आयरन में। तो फिर से क्या है, फिर से वही लॉजिक अपना चलने लगा कि मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगी, अच्छी होगी। तो Mn से फिर से क्या होगा, आयरन की तरफ जब जाएंगे तो फिर से इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आयरन से देखो, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं याद है, देखना पड़ेगा। आयरन से अगर देखो तो कोबाल्ट में यहाँ पे 4 है अनपेयर्ड, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो डिप आना चाहिए, जैसे शुरू में इंक्रीज हुआ था, शुरू में 1 2 3 यहाँ पे इंक्रीज हुआ था ना, वैसे यहाँ पे क्या आएगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे 4 है अनपेयर्ड, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिक्रीज आ जाएगा। तो सिस्टम आयरन से फिर कहाँ पे जाएगा, डिक्रीज पे जाएगा। इस डिक्रीज के बाद यहाँ पे जिंक कहीं, यहाँ जिंक का भी सिस्टम क्या है, अगर जिंक का भी सिस्टम देखें तो जिंक का सिस्टम कैसा है, पूरा स्टेबल सिस्टम है ना। लेकिन फिर भी जिंक में क्या होता है, जिंक का भी पूरा स्टेबल सिस्टम है, 3d10 4s2 है, सीधे सीधे, तो स्टेबल सिस्टम है, तो उतना तो कम नहीं होगा, उतना पीछे तो नहीं जाएगा, लेकिन कहां तक जाता है, Mn से थोड़ा ऊपर। क्लास खत्म तो ठीक है, लिख लो, ग्राफ बना लिया, जिंक कैडमियम, हाँ Fe के बाद कम, जिंक कैडमियम, हाँ Mn से तो जिंक कैडमियम मरकरी का क्या होगा, एक्सेप्शनली नो, ड्यू टू स्टेबल सिस्टम। अच्छा, जैसे कोई चीज बोलेंगे ये ज्यादा ये कम है, और फिर क्या बोलेंगे, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको डेटा दे देते हैं ये ज्यादा ये कम है, रीजन बताओ, तो रीजन में क्या करना होता है आपको, बोलो भाई क्या करना होता है, रीजन आपको सोचना होता है किससे रिलेटेड रीजन होगा। क्लियर है बात, यहाँ पर जैसे Mn था वैसे ही अगर 4D में जाओगे तो Tc होगा, उसके नीचे आओगे तो Re आता है एक एलिमेंट, Mn के नीचे क्या होता है, टेक्नीटियम जिसको बोला था Tc, और फिर क्या आता है Re। इन सब का सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कैसा होता है, हैंग नहीं, स्टेबल सिस्टम होता है तीनों का। तो अगर सिस्टम स्टेबल है तो Mp क्या होना चाहिए,
ये 3 केस भी याद रखिए। इस चैप्टर में क्या करना पड़ेगा आपको, तरह तरह के केस याद। डेंसिटी कम, हाँ एक्चुअली मेजर वे में कि ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं आ रहा हो तो लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन लिख दो, बट डी और एफ ब्लॉक जब पढ़ाया जाता है तो डी और एफ ब्लॉक का जो सबसे जो प्राइम टॉपिक है वो लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन है। मतलब जैसे एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो किससे बनाएगा, पहला उसका जो फोकस होगा इस चैप्टर में वो क्या होगा, लेंथ। कहीं से घुमा फिरा के उससे पूछे नहीं, होते हैं बहुत सारी चीजें पर ऐसा नहीं है। ये डी तो कोऑर्डिनेशन में भी मर्ज होके क्वेश्चन आ जाता है, डी और कोऑर्डिनेशन को अलग नहीं कर सकते ना। नोट हो गया बच्चों, एमपी की बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर, थर्ड है फोर्थ है जो भी है, फोर्थ पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान से देखो, जैसे अगर बात करो तो कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का है, कॉन्फ़िगरेशन है इसका डी ब्लॉक एलिमेंट का NH2 N-1 D 1 to 10 इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही देखने को मिल रहा है जनरल, हाँ कहीं कहीं पे 1 भी आ जाता है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा देखने को मिलता है इन जनरली, जो एक्सेप्शन नहीं है वहां पे ये चीज है, ठीक। तो ये जो आउटर शेल है इन जनरली ऐसा देखा जाता है कि आउटर शेल जो होता है, जो बाहरी शेल है उससे इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है, आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फर्स्ट। ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसी चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर कहोगे। जैसे Mn+2 Mn+3 Mn+4, क्रोमियम +2 क्रोमियम +3, आयरन +2 आयरन +3, इसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सिस्टम और +2 +3 जो भी बनाए। तो यहाँ पे इन जनरली ऐसा देखा जाता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, सभी केसेस में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किससे निकलता है, बाहर वाले शेल से, तो NH2 से निकलेगा। तो सभी केसेस में जो कॉमन एक वर्ड यूज किया जाता है, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। जितने डी ब्लॉक के हैं उनमें कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो कॉमन जो ऑक्सीडेशन नंबर होती, कॉमन का मतलब जो मैक्सिमम के पास होगी ही होगी, मतलब मैक्सिमम +2 शो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है, सब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे ही निकालेंगे ज्यादातर एलिमेंट। तो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी इसकी, +2। बात क्लियर है, याद रखना ये पॉइंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। कॉमन बोले तो जो ज्यादातर एलिमेंट शो करेंगे ही। पहले तो इलेक्ट्रॉन बाहर से ही निकलता है, डी से भी निकलता है इसमें, स्कैंडियम अगर 3 शो करेगा तो डी से भी निकलेगा। मोस्ट कॉमन क्या हो गई, 2। नोट हो गया ये पॉइंट। अब इस ग्रुप में Mn जो है, Mn
ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। मतलब Mn के पास ये टेंडेंसी है, ये कहां से कहां तक शो करता है, +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये सारे शो करता है, +2 +3 +4 +5 +6 +7, +2 से +7 तक शो करता है। मैक्सिमम वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा एलिमेंट शो करता है 3D सीरीज का, तो क्या बताएंगे, कौन शो करता है, Mn। Ru और OS में स्पेशल टेंडेंसी है, बाकी सब +8 नहीं शो करते हैं, बाकी सब +8 नहीं शो करते हैं। Ru और OS, रुथीनियम एंड ऑस्मियम में ये टेंडेंसी है, दे शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होती है +8, ये +8 भी शो करेंगे। कंपाउंड बनाता हूँ 8 से। मेटल है, माइनस में क्यों करेंगे। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं हम लोग। स्कैंडियम की कॉमन देखी जाती है +3। स्कैंडियम की कॉमन कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब ज्यादातर कंपाउंड में कौन सी देखी जाएगी, +3। कॉपर की देखते हैं हम लोग +1। क्रोमियम की हम लोग देखते हैं +1। ये सब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्कैंडियम को अगर +3 देते हो, इसका मतलब क्या बन गया कॉन्फ़िगरेशन, स्कैंडियम में क्या था 3d3 4 3d1 4s2, यही था ना। अगर +3 दे दिया स्कैंडियम को, तो इसका मतलब क्या बोल दिया आपने, 3d में भी 0 कर दिया, 4s में भी क्या कर दिया 0। पीछे वाले सारे भरे हुए थे, है ना, तो पीछे वाले सारे भरे थे, तो सिस्टम कैसा बन जाएगा, इनर्ट गैस काइंड ऑफ बन जाएगा। क्या कहते हो, स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 21 में से 3 निकाल दिए तो कितने बच जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। सिस्टम किसका बन जाएगा, ऑर्गन का। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनते ही सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल। क्लियर है बात, हाँ क्या CR क्या, क्यों नहीं करेगा, हाफ फील्ड स्टेबल है, फिर भी अगर उससे निकालना चाहेंगे तो निकालेगा तो है ना इलेक्ट्रॉन, ऐसा थोड़ी निकालेगा तो है ना, ऐसा थोड़ी है। कॉपर की बात कर लो, कॉपर में क्या सिस्टम होता है 3d10 4s1 होता है ना, तो यहाँ पे सिस्टम क्या बन जाएगा 3d10 का। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कॉपर +1 को देखो, कॉपर का होता है 1s2 2s2 2p6 3h2। किसी भी एलिमेंट का अगर क्वेश्चन है sp,d,f से इस तरीके की चीजें हैं, तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे, अगर ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कुछ बात है। 1s2 2s2 2p6 3h2 3p6 4s1 और 3d क्या होता है 10।
अब आपको कॉपर +1 बनाना है तो 4s क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। देखो ध्यान से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s में क्या कर दिया, 0। देखो बच्चों ध्यान से, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। सिस्टम देखो, पहले सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हो, मैक्सिमम कैपेसिटी पे है, पूरा भरा है। दूसरे में मैक्सिमम कितना भर सकते हो, 8 भर सकते हो, पूरा भरा हुआ। तीसरे में मैक्सिमम कितना भर सकते हो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तीसरे की कैपेसिटी 18 की होती है, तो यहाँ भी मैक्सिमम भरा हुआ है, पूरा मैक्सिमम फील्ड है, तो स्टेबल हो गया सिस्टम, एक्स्ट्रा स्टेबल होगा Cu+ का सिस्टम। क्लियर है बात। नेक्स्ट कौन सा था, Ti+4 और V+5 आर स्टेबल, Ti+4 एंड V+5। अब रीजन ढूंढ लेंगे ऑनलाइन। Mn का +3 को क्यों स्टेबल बना रहा हूँ, +2 स्टेबल होगा। Ti+4 कात्यायनी बताइए कैसे स्टेबल है, ये है स्टेबल कैसे है, ये सिस्टम स्टेबल है, कैसे स्टेबल है Ti+4, कात्यायनी बताएं। हाँ, चार इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो फिर वो मतलब हाँ 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद Ti का कितना होता है, वो 22 होता है, 22 में से कितने इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, तो 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया, आर्गन का बन गया, इनर्ट गैस। बोलो बच्चों, इनर्ट गैस लाइट हो गया ना। V+5 का भी यही रीजन होगा, वेनेडियम का 23 होता है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 5, तो ये भी बन गया 18। नोट कर लो धनाधन जी। हाँ वेरोनिका, हाँ एनर्जी ज्यादा बहुत नहीं लगेगी, इसलिए क्योंकि सिस्टम कैसा बन रहा है, हाँ अल्टीमेटली कहाँ पे जा रहे हैं, स्टेबिलिटी पे जा रहे हैं। Fe में देखो, Fe+2 ज्यादा स्टेबल है कि Fe+3, आंसर आपसे चाहिए मुझे, Fe+2 और Fe+3 कौन ज्यादा स्टेबल है, चलो बताओ, ऑनलाइन से आंसर आ जाए। +3, +2 में क्या बनेगा, आयरन में होता है 3d6 4s2, तो +2 में क्या बनेगा, 3d6 का सिस्टम बनेगा। और ये सिस्टम है आपका, है ना, और Fe+3 में क्या बन जाएगा, 3d5 बन गया ना, हाफ फील्ड हो गया, तो स्टेबल होगा।
बोलो बच्चों, क्लियर है? कोबाल्ट 2 शो करता है +2 +3 स्टेबल। Mn की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, बताओ क्यों कोबाल्ट +2 +3? कोबाल्ट का क्या है एटॉमिक नंबर? 3d7 4s2 है ना, तो 2 हटाएगा तो क्या बनेगा? 3d7 बनेगा, और 3 हटाएगा तो 3d6 बनेगा। तो बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल? क्यों? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो सिस्टम अनस्टेबल होना चाहिए। 3d7 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। तो जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे ऑक्सीडेशन नंबर वो वाली ज्यादा स्टेबल होगी, अगर दोनों में अनपेयर्ड है तो। भाई हाफ फील्ड तो किसी का भी नहीं है, फुल फील्ड भी किसी का नहीं है। कोबाल्ट की अगर बात करो तो कोबाल्ट +2 में क्या आ रहा है सिस्टम? 3d7 4s0 आ रहा है ना, और इसमें क्या आ रहा है? 3d6 4s0, यही तो आ रहा है। क्या नहीं, दोनों बनाएगा दोनों, शो दोनों करेगा। ज्यादा स्टेबल कौन सा, ये बात है, क्वेश्चन है कि ज्यादा स्टेबल। हाँ, +4 नहीं शो, मोस्ट कॉमन इसकी +2 +3। हाँ ये याद करना। 7 अगर लेते हो सिस्टम तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 दिख रहे हैं, और 6 का सिस्टम लोगे तो कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। हाँ, तो जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो क्या होगा? सिस्टम अनस्टेबल होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? पेयरिंग हो रही है तो सिस्टम स्टेबल हो रहा है पेयरिंग से। ठीक है, तो ये वाले ठीक, नोट हो गया? ऑनलाइन ऑफलाइन? एक्सेप्शन जहां पे आएगा मैं बताऊँ, होंगे एक्सेप्शन होते हैं। एफी तो दोनों बनाता है। D3 की क्यों? तो बताओ ना क्यों, किस में पढ़ा है? तो बन गया बच्चे, लिख लिया? जैसे बोला जाता है MnCl2 is ionic and MnO4 minus is covalent। ये कंपाउंड आयनिक है मैंगनीज का, और MnO4 माइनस जो बनता है आयन, ये कैसा है? कोवलेंट। ठीक है, इसका रीजन पूछते हैं, रीजन पे बात करते हैं कि MnCl2 आयनिक क्यों है और MnO4 माइनस कोवलेंट नेचर का क्यों। ठीक, देखते हैं, रिलेशन है ऑक्सीडेशन नंबर से, ध्यान से। MnCl2 की अगर बात करो तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2 हो जाएगा, एग्री करते हैं सब लोग? एक Cl का -1 तो 2 Cl से क्या हो गया? +2 आ गया। अब अगर MnO4 माइनस की बात करो तो Mn का निकालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा Mn का? भूमि बताओ, MnO4 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है Mn का? भूमि है ही नहीं, +7 आ गया। देख पा रहे हैं? क्लास देख पा रहे हैं? 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, कोवेलेंट कैरेक्टर पढ़ा था।
जिसमें हम पढ़ते थे कौन सा रूल, फायंस रूल। इसमें क्या होता था, अगर पॉजिटिव आयन के ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा है तो वो निगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, उसको डिस्टॉर्ट कर देगा, और इस डिस्टॉर्शन को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ एन आयन। माइनस वाले आयन का क्या कर देगा, ये पोलराइजेशन कर देगा, और पोलराइजेशन के थ्रू जो आयनिक बॉन्ड होगा उसमें क्या डेवलप हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। तो अगर किसी कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वो निगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। ठीक है, पोलराइजेशन सब लोग समझते हैं? ऑनलाइन बच्चे बोले पोलराइजेशन समझते हैं सब लोग? Yes. बाकी लोग की आवाज नहीं आ रही है। Yes, ma'am. पोलराइजेशन है ना, पोलराइजेशन क्या है, ये A प्लस है और ये मान लो B माइनस है। ठीक, B माइनस का ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये A प्लस क्या करे, अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा अपनी तरफ कर ले, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर ले, अपनी तरफ खींच ले। जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा ये, तो आयनिक बॉन्ड में तो क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ कमी है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, ए और ए अगर ये है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, बीच में होंगे, शेयरिंग होती है। तो जब पोलराइजेशन होता है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ जाएगा, ए और बी के बीच में आने लगेगा आयनिक बॉन्ड में, जबकि माइनस वाले के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है ना। लेकिन ये पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो आयनिक बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। अब जो पॉजिटिव आयन ज्यादा चार्ज रखेगा, मान लो किसी के पास +2 का चार्ज है और किसी के पास +7 का चार्ज है, तो ऑब्वियसली +7 वाला तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तेज खींचेगा ना। तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, फायंस ने यही बताया था कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे क्योंकि +2 का चार्ज है, यहाँ पे Mn के ऊपर कैसा चार्ज है, +7 का, तो MnO4 माइनस में क्या होता है, +7 का कैटायन है, जो क्या करता है, हाई पोलराइजेशन करता है, जिसकी वजह से हाई कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है, जो +2 वाले में इतना नहीं हो पाएगा। +2 जो है वो आयनिक ही रह जाता है, और MnO4 माइनस जो है इसमें कैसा कैरेक्टर आ जाता है, नोट कर लीजिए, धनाधन आया हुआ सवाल है एक बार। हाँ, नोट कर लें तो बता दें। ऑनलाइन नोट कर लिया बच्चे? Yes, ma'am.
चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मैंगनीज इतनी सारी ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, इसलिए इससे सवाल भी बन ही जाते हैं। चलिए अगला सवाल है इसमें, MnO4 माइनस तो बनता है, मतलब इज पॉसिबल, बट MnF6 माइनस इज नॉट पॉसिबल, नहीं बनता है। क्या बताना है हमको, रीजन बता दो, वाई लिख देते, सवाल लिख लो, बात करा जाए। क्वेश्चन समझ आ गया, आंसर पे बात करें। देखो इसका अगर एक वर्ड में आंसर दे तो एक वर्ड में आंसर है स्टीयरिक फैक्टर। अब क्या है स्टीयरिक फैक्टर, अभी तक तो हम लोग कहाँ पढ़ते थे, स्टीयरिक हिंड्रेंस ऑर्गेनिक में पढ़ते थे, अभी कहाँ आ गया, इनऑर्गेनिक में आ गया, है ना। तो क्या स्टीयरिक फैक्टर काम कर रहा है, देखो ध्यान से। जैसे MnO4 माइनस का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें ना, तो MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बनता नहीं, ठीक है। MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर इस तरीके का, देख पा रहे हैं, ठीक। अब क्योंकि Mn के ऊपर कितना चार्ज है इसमें, +7 का, कितना चार्ज है, +7 का, मतलब ऐसा हम सोच सकते हैं कि कोई चीज -7 वाली लग सकती है यहाँ पे, टोटल चार्ज अगर -7 होगा तो ही तो न्यूट्रल चीज बनेगी, या -6 वाली लगा सकते हैं, माइनस का अगर चार्ज के साथ बना है ना, ये चीज हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। बात क्या होती है, MnO4 माइनस में क्या चीज है, अगर ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे माइनस चार्ज सप्लाई कर रहा है, Mn कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक। लेकिन अगर MnF6 बनना है तो Mn के चारों तरफ कितने फ्लोरीन लगने चाहिए, 6 फ्लोरीन लगने चाहिए। F भी जो है वो एक F जो होगा वो -1 का चार्ज सप्लाई करेगा, तो -6 का चार्ज फ्लोरीन के थ्रू सप्लाई हो जाएगा, -1 का एक और चार्ज है तो -7 हो जाएगा ओवरऑल में। Mn के ऊपर +7 है तो पूरा चार्ज क्या होगा, बैलेंस आउट हो जाएगा, +7 और -7 मिला के क्या हो जाएंगे, बैलेंस आउट हो जाएंगे। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -2 -2 -2 -6 हो गया, और ये -1 -7 हो गया, और Mn के ऊपर कैसा चार्ज है, +7। बैलेंस आउट तो इस केस में भी हो जाते हैं, और अगर F6 बनता तो भी चार्ज तो बैलेंस हो ही जाता। 6 फ्लोरीन तो जुड़ ही सकते थे, लेकिन क्यों नहीं जुड़े, देखो ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन में टेंडेंसी होती है, कैसी टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना सकता है ना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 ही लगाने पड़े। Mn पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में सबसे पहले नाम किसका आता है, फ्लोरीन का,
क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा, तो MnF6 तो बनना चाहिए था, इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जुड़ना चाहिए था उसके साथ, लेकिन ये नहीं जुड़ रहा है और ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है और फ्लोरीन क्या होगा, फ्लोरीन कैन नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। फ्लोरीन, यही तो एक्सेप्शन है कि फ्लोरीन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है, ओनली सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना। अब अगर सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो +7 के चार्ज को बैलेंस आउट करने के लिए कितने फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे, 6 फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन से ही काम चल गया क्योंकि ये डबल डबल बना लिया, तो 4 ऑक्सीजन से काम चल गया, तो 4 एटम अटैच करने में कम स्पेस चाहिए, जबकि अगर आपको 6 एटम लगाने हैं तो स्पेस क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, और स्पेस अगर ज्यादा चाहिए, या आप कह सकते हो कि Mn के चारों तरफ फ्लोरीन बहुत पास पास हो जाएंगे, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर है, तो खूब सारा क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होता है, इसकी वजह से ये बन ही नहीं पाता है, रिपल्शन होता है इसकी वजह से क्या होता है, ये बन ही नहीं पाता है। बात क्लियर है? क्या नाइट्रोजन, MnN2- तो सुना ही नहीं हमने, तो क्लियर है बात। यहाँ पे क्या फैक्टर काम कर रहा है कि फ्लोरीन क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 6 फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे, 6 फ्लोरीन क्या करेंगे आप, 6 फ्लोरीन अगर लगेंगे तो वो पास पास हो जाएंगे, और अगर वो पास पास हो जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से ये बन ही नहीं पाता है, 6 फ्लोरीन नहीं लगते हैं, उसकी जगह पे ऑक्सीजन क्या होते हैं, ऑक्सीजन से 4 ऑक्सीजन लगने में ही बात बन गई, तो 4 एटम की जगह 6 एटम नहीं लगाने पड़े, तो MnF6 इज नॉट पॉसिबल, MnO4- इज पॉसिबल। अगर प्राइम रीजन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव बट ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड एंड फ्लोरीन कैन नॉट, प्राइम रीजन यही है। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है तो उसी को लगना चाहिए था, लेकिन 6 एटम लगाने पड़ रहे हैं, और वो क्या करेंगे, भीड़ कर देंगे, भीड़ होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन होगा, झगड़ा होगा। हाँ, स्टीयरिक फैक्टर काम करने लगा ना वहां पे, इसलिए वो बन ही नहीं पाया। क्लियरिटी है बच्चों? अपने हिसाब से एक पॉइंट में रीजन लिख लीजिए, एक तो स्टीयरिक फैक्टर, दूसरा लिख लीजिए ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड बट फ्लोरीन कैन नॉट। हाँ, वो जो आपको पता होगा वैसे ही कर पाओगे, ऐसे लॉजिकल इतने बन नहीं पाते हैं जो इसमें है, बस इसीलिए मैंने इनऑर्गेनिक में क्या बोला आपको, किस पे स्टिक करना है, एनसीईआरटी पे, क्योंकि क्या है, अथाह सागर है आपके पास। जैसे ही ओपी टंडन से कोई और बुक उठाई, 12 इंफॉर्मेशन 25 इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा, तो दूसरी उठाई, दूसरी, और अपने को जितने में काम करना है उतने ही, क्योंकि माइंड क्या होगा, एक लिमिट तक, अब ये 50 केस बता दें तो आप बोलोगे किसी में स्टीयरिक लग रहा है, किसी में क्या लग रहा है, मैम ये क्या चल रहा है, तो टीचर क्या बताता है, जो प्राइम है, जो पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। नहीं, दे हैव वन टॉपिक ना, कोई फील्ड होता है, उसका फील्ड का भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक होता है, ऐसा नहीं है कि। हो गया बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ये तो क्वेश्चन थे ऑक्सीडेशन नंबर में ही ना,
ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा पॉइंट था, बोल दो अगला पॉइंट। 5th पॉइंट पे आ जाओ। बहुत है। नेचर ऑफ ऑक्साइड, एफ ब्लॉक में तो ज्यादा कुछ है नहीं, डी में ही है जो है, डी में ही है चीजें। नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये बात तो आपको पता ही है कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर ऑक्साइड में बढ़ेगा, अगर इंक्रीज करते जाओगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे ना लिखें, अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड का बढ़ता जाता है। ऑक्साइड इंक्रीज करता है, मतलब अगर छोटी ऑक्सीडेशन नंबर है तो कैरेक्टर कैसा होने के चांसेस हैं, बेसिक। अगर बड़ी ऑक्सीडेशन नंबर है तो ऑक्साइड का नेचर कैसे होने के चांसेस हैं, एसिडिक। और कुछ बीच में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक, उसमें एसिडिक भी नहीं है पूरा तरीके से और बेसिक भी नहीं है। एम्फोटेरिक बार बार पूछते तो एम्फोटेरिक तो याद ही करना, याद है, यही है। और अरे एक फॉर्मूला था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कुछ तो था एम्फोटेरिक का, बता दूंगी, एक वो है उससे याद कर लो। एसिडिक में लिख लो कौन कौन से हैं। जैसे Mn का लिखिए, MnO की बात करो, MnO है बेसिक, कैसा नेचर है, बेसिक, +2 ऑक्सीडेशन नंबर। फिर MnO2 की बात करो, MnO बेसिक ले लो, और CrO, दो ये बेसिक याद करो। Cr2O3 और MnO2, Cr2O3 और MnO2 है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नेचर जानते हैं ना सब लोग, एम्फोटेरिक पूछते हैं खूब, क्या कह रहे हैं, ना इधर के ना उधर के। CrO3 Mn2O7, ये दोनों किसमें याद रखें, एसिड। हाँ, Mn2O7। ऑक्सीडेशन नेचर, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो एसिडिक नेचर का होगा ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर छोटा होगा तो ठीक है जी। और दे रखे क्या अच्छे। हर्ष बोलिए, क्या बोल रहे हैं हर्ष। नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर से हायर रेंज में अगर है तो नेचर याद करना पड़ेगा किसका क्या है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन जाए। दे देंगे सेट ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऑप्शंस बना देंगे।
और क्या, क्या कौन सा सेट नहीं है? कौन है? V2O5 तो लिख लीजिए, V2O5, V2O5 आर एम्फोटेरिक, V2O5 वेनेडियम का पेंटॉक्साइड। जिंक का तो ZnO एम्फोटेरिक होता है। हाँ लिखना है V2O5 इज एम्फोटेरिक। V2O5 इज एम्फोटेरिक। और तो कोई एम्फोटेरिक इंफॉर्मेशन बहुत है, जरा जरा सी। कलर ऑफ, फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट लिखिए, कलर ऑफ कंपाउंड्स, कलर ऑफ कंपाउंड्स। can easily form complex compound। एक तो कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और दूसरी चीज जो कंपाउंड बनता है वो कैसा होता है, ज्यादातर का कैसा बनता है, कलर्ड कंपाउंड बनता है। हाँ देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता था, सेंट्रल मेटल होते थे, सेंट्रल मेटल के चारों तरफ कौन अटैच होते थे, लिगेंड्स अटैच होते थे, लिगेंड्स अटैच हो जाते थे और क्या बन जाता था, कॉम्प्लेक्स बन जाता था। लिगेंड क्या काम करते थे, इलेक्ट्रॉन देते थे सेंट्रल मेटल को, यही तो काम करते थे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते थे सेंट्रल मेटल को। सेंट्रल मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती थी, या आप कह सकते हो सेंट्रल मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता था। ठीक, अब लिगेंड्स कहीं पे 2 या 3 इस तरीके से तो अटैच होते नहीं थे, 4 या 6 इस तरीके से अटैचमेंट होके कॉम्प्लेक्स बनता है। तो 4 लिगेंड 6 लिगेंड अटैच होने का मतलब है कि यहाँ पे जो है अटैचमेंट की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर जैसे मान लीजिए कोई एटम, सेंट्रल एटम कोई बहुत बड़ा सा ले लिया जाए, इतना बड़ा है ना, तो उससे इतना तो होगा ही नहीं, अगर बड़ा सेंट्रल एटम ले लें तो उससे अटैच होने वाले जो लिगेंड होंगे ना वो ज्यादा अटैच नहीं हो पाते हैं। बड़े सेंट्रल एटम पे लिगेंड ज्यादा अटैच नहीं हो पाएंगे, और ज्यादा अटैच नहीं होंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। तो क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट का के जो आयंस होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनका साइज होता है छोटा। साइज कैसा होता है इनका, छोटा। इसलिए नंबर 1 बात यह है कि इसलिए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं, करते हैं। दूसरा रीजन है, पूछते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का रीजन क्या है, तो एक तो साइज छोटा है, दूसरा रीजन है कि इनका जो डी ऑर्बिटल है ना, अगर डी 1 से लेके 9 तक की बात कर लो तो डी ऑर्बिटल में वैकेंसी है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास होंगे तो वो बॉन्ड बना के उन इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, पेयर अप करना चाहेगा। पेयर अप होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी। भाई जैसे हम बोलते हैं जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम और मरकरी के सिस्टम को स्टेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि D10 का कॉन्फ़िगरेशन है, और D10 का कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में कैसा सिस्टम है, स्टेबल सिस्टम है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर बात करो, बाकी की बात करो जिसमें D1 से लेके कहां तक है इलेक्ट्रॉन, 9 तक है, तो सब में कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है, यानी कि वहां पे वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन के जाने की, और वैकेंसी इलेक्ट्रॉन के जाने की है तो लिगेंड्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो रीजन क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने का,
क्या रीजन है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं? दो रीजन दिमाग में याद रखिए। साइज क्या है? स्मॉल है। अगर छोटे साइज का मेटल है तो लिगेंड्स को आराम से अटैच करा पाएगा। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बनाता है। कौन बना पाएगा? जिसका साइज सबसे छोटा हो या जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल ज्यादा, वैकेंसी ज्यादा हो। कलर की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे होते हैं? ज्यादातर कलर्ड होते हैं। तो कलर का रीजन समझ लेते हैं। रीजन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। आपको एक बताया था एक चीज कॉम्प्लेक्स जब पढ़ा रहे थे तो डीडी ट्रांजिशन, कलर के लिए क्या चीज बताई थी? डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन क्या होता है? देखो ध्यान से, मेन रीजन क्या है? डीडी ट्रांजिशन। क्या डीडी ट्रांजिशन है? देखो, मान लो कॉन्फ़िगरेशन है D1 से लेकर का कितने तक का? D9 तक का, यही कलर्ड होंगे। D10 क्या होता है? कलरलेस। D10 में कोई कलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताते हैं। हाँ, कलर्ड होंगे मोस्टली। क्या होंगे? कलर्ड। D10 कलर्ड नहीं होगा। क्या रीजन है? देखो, D में मान लो D1 इलेक्ट्रॉन, D1 का सिस्टम है, तो अगर मान लो ऑक्टाहेड्रल बनता है तो क्या बनता है? किस तरीके के ऑर्बिटल होते हैं? स्प्लिटिंग कैसे होती है बता दो जरा जल्दी से बच्चों। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग कैसी होगी? हाँ, कहना ये चाह रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल अगर फील्ड है, 6 लिगेंड्स आकर के अगर D1 पे अटैक कर रहे हैं तो 6 लिगेंड आएंगे, तो स्प्लिटिंग कैसी होती? T2G और EG में स्प्लिटिंग बताई थी ना, तो कितने ऑर्बिटल होंगे इसके? स्प्लिट किस तरीके से होंगे ऑर्बिटल्स? वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो, जो भी हो। ऑक्टाहेड्रल में क्या सिस्टम होता है? चलिए बताइए। T2G ऊपर लेते हैं कि EG नहीं ऊपर लेते हैं? EG में कितने ऑर्बिटल होंगे और T2G में? ये रहा T2G और ये क्या रहा? ठीक है। मान लो D1 का सिस्टम है, D2 का सिस्टम है, सपोज D3 का सिस्टम है। किसका सिस्टम है? D3 का। कोई एटम ऐसा है जो D3 का, क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कलर्ड दिखाई देता है। कलर्ड क्यों दिखता है? मान लो बाहर से लाइट पड़ी, एनर्जी मिली, सिस्टम को क्या मिली? एनर्जी। तो लोअर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? हायर में जाएगा। लोअर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? हायर में मूव करेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीडी ट्रांजिशन। लो से जब हाई में जाएगा तो हाई में बैठा तो रहेगा नहीं, फिर वापस कहाँ पे आएगा? थोड़े टाइम बाद वापस कहाँ पे आएगा? फिर से इसी लोअर में आ जाएगा। जब लोअर में आएगा तो क्या करेगा? अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करेगा। रेडिएशन बाहर एमिट करेगा तो कंपाउंड कैसा दिखेगा? कलर्ड दिखाई देगा। और इसमें आपको एक चार्ट भी बताया था ना मैंने, चार्ट याद है? जो बताया था आपको एक चार्ट कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। ऑनलाइन बच्चे विबज्योर करके चार्ट बना के बताया था कौन सा कलर दिखेगा कौन सा नहीं दिखेगा, ऐसे करके। क्यों बच्चों?
तो डी ट्रांजिशन तो पढ़ा हुआ है ना आपने। D10 अगर कॉन्फ़िगरेशन है, डी